हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन है और इसमें मुख्य रूप से 4-5 टॉपिक कवर किया गया है। और वो आपको जो है, जो थंबनेल में दिखाई दे रहा है, वही 4-5 टॉपिक, मतलब 4-5 चैप्टर से टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, ताकि आपको SCRO एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से भी पूछे, आप आसानी से उसका सॉल्व कर सके, आसानी से उसका समाधान निकाल सके और एग्ज़ाम में जो है बेटर परफॉर्मेंस कर सके और फाइनल सिलेक्शन आप हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई गई है। आप देख रहे हैं जैसा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है जनरल एजुकेशन जोन, इस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इस लेक्चर का PDF लेने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसके रिगार्डिंग? जो मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल का जो फेमस इक्वेशन है, मैक्सवेल का जो फेमस समीकरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग, वो किस कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया है? ठीक है, एसी करंट के लिए दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया गया है, इम्पेडेंस के लिए दिया गया है, रिएक्टेंस के लिए दिया गया है। ठीक है, मतलब एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट हो गया विस्थापन करंट के लिए, या प्रतिबाधा के लिए, या प्रतिक्रिया के लिए। तो इसका हो जाएगा पहला का बी, ऑप्शन नंबर बी ये सही है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। मैक्सवेल का जो फेमस इक्वेशन दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में, वो डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट के रिगार्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्रोत है तो चालन द्वारा विस्थापन धारा के समान होता है। मतलब द कंडक्शन करेंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करेंट व्हेन सोर्स इज, मतलब कंडक्शन करेंट जो है डिस्प्लेसमेंट करेंट के कब इक्वल होगा? जब AC धारा प्रवाहित होगी, जब DC धारा प्रवाहित होगी, या आइदर AC या DC दोनों प्रवाहित होगी तब भी इक्वल होगा, या कोई नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा आपको दूसरा का सी, आइदर AC, चाहे AC धारा हो चाहे DC धारा हो, कोई भी धारा प्रवाहित हो, ये जो है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट का करंट दोनों ही इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिवर्ती आवृत्ति AC स्रोत को संधारित्र से जोड़ा जाता है तो आवृत्ति में कमी के साथ विस्थापन धारा होगी। मतलब हो गया, इफ ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर, देन द डिक्रीजिंग इन द फ्रीक्वेंसी द डिस्प्लेसमेंट करेंट विल बी। अगर मान लीजिए कोई जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का जो है AC करंट किसी कैपेसिटर में जो प्रवाहित हो रहा है, और जो है वो जो है डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, और उसका जो तीव्रता है फ्रीक्वेंसी है डिक्रीज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होगा प्रभाव? डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो डिक्रीज होगा, कमेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न की जा सकती है जब आवेश होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कब उत्पन्न किया जाता है? जब आवेश होता है। तो एक निरंतर वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब उत्पन्न किया जा सकता है? जब आवेश क्या होगा? तो इसमें जब आवेश जो है बोथ बी एंड सी, मतलब मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट में होगा और फॉलिंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्पन्न होगा जब जो है आवेश जो है, चार्ज जो है मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट में होगा और फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, बी एन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यह प्रॉपर्टी दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रॉपर्टी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का सी, विद्युत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर और तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। मतलब हो जाएगा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोपगेशन ऑफ ए वेव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी रिगार्डिंग विद्युत जो है चुंबकीय तरंग है उसके प्रॉपर्टी में ये आता है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में निम्नलिखित में से किसका औसत मान शून्य होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो एवरेज वैल्यू इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव?
प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसका मान जीरो होता है, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, या नन ऑफ दीज। तो इसमें हो जाएगा सिर्फ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो है प्लेन सरफेस अगर रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट है, एक आवेशित कण 109 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ अपनी औसत संतुलन स्थिति के बारे में दोलन करता है। थरथरा वाल द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, मतलब हो गया ए चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीलेटेड अबाउट इट्स मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 109 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटर इज, इसमें फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होगा ऑक्सीलेटर द्वारा वो हो जाएगा 10⁹ हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ई और बी क्रमशः विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आयाम रहित है। अगर ई और बी जो है, ये ई और बी जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, मतलब ई विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रिक फील्ड और बी विद्युत चुंबकीय फील्ड को नियंत्रित करता है, तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा फार्मूला सही है। तो इसमें आपका फार्मूला सही है 8 का ए रूट अंडर म्यू कांस्टेंट है, और ये जो है आप समझ रहे हैं ये कांस्टेंट है इनटू है ई बाय बी, ये ऑफ फार्मूला जो है सही है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में रेडियो तरंगों को अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में रेडियो तरंग के अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो वो किया जाता है सेलुलर फोन संचार में। नेक्स्ट है, संचार के लिए कृत्रिम उपग्रहों द्वारा उपयोग की जाने वाली तरंग है। संचार के लिए कृत्रिम उपग्रहों द्वारा उपयोग की जाने वाली तरंग क्या है, तो 10वां का ए हो जाएगा माइक्रोवेव। नेक्स्ट है, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो कैंसर के मरीज होते हैं उसमें जो है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जो उसको एक सेकाई बोलते हैं, अब सेकाई दिया जाता है, तो उसमें एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें उसको किस तरंगों का इस्तेमाल से उसको सेकाई किया जाता है, तो वो किया जाता है गामा किरणें से। कौन सी किरणें से, गामा किरणें से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सही नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो है, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी जानते होंगे तभी अभी इसमें बना पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ए ऑप्शन सही है, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, मान लीजिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब लाइट ट्रेवल करेगा रेयर टू डेंसर मीडियम, तभी होगा। अगर डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट ट्रेवल करता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है और तो इसका ये रेयर मीडियम होना चाहिए और इससे जो इसका मीडियम होना चाहिए डेंस होना चाहिए, तभी यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी डिपेंड करता है प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट है, कांच का क्रांतिक कोण 2 है और पानी का क्रांतिक कोण 2 है। पानी और कांच के सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा, भाई जो आप पढ़े होंगे, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास 2 एंड दैट ऑफ वाटर इज 2, दोनों का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। तो आपको जो है सरफेस जो है ना, ये बोल रहे हैं सतह के क्रांतिक कोण निकालने, ग्लास के सरफेस का जो है क्रांतिक कोण निकालने। यहाँ म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाने के बाद ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 से अधिक, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा फार्मूला आपने लगाया है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का न्यूमेरिकल पक्का पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मिराग इज फेनोमेनन, तो जो मिराग बनता है, मृग तृष्णा बनता है, एक घटना किसके कारण यह होता है, प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी का मृग तृष्णा उसी का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है, मृग तृष्णा हो गया जिसको बोलते हैं मिराग, लूमिंग होता है। ठीक है, बहुत सारे इसका है, इसके बारे में जरूर आप पढ़ के जाएं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में 1-2 क्वेश्चन पक्का इससे रहता है, जिसमें एक ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। एक उत्तल लेंस है,
उत्तर लेंस को क्या करते हैं, उसको दर में डुबा देते हैं। मान लीजिए एक उत्तर लेंस है और इसको ये यहाँ पे दर है, इसको दर में डुबा देते हैं, डुबो देते हैं। इसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर, जिस मतलब इसका भी अपवर्तनांक इस द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका टेलीग्राम चैनल पे भी आपका जो है इसका जो है आंसर मैं बताऊंगा। इसलिए आपके लिए मैं छोड़ता हूं आपका कितना प्रिपरेशन लेवल है, क्योंकि एग्ज़ाम अगले वीक में होने वाला है। तो आप कितना इसके लिए प्रिपेयर हैं, इसमें आपका मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कौन सी सभी ऐसी सभी स्थितियां हैं, कौन सी वस्तु की सभी स्थितियां हैं जिसमें आभासी और प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वो कौन सा है, वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा आभासी और प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। नेक्स्ट है, 20 सेमी और 40 सेमी फोकस दूरी के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसके संयोजन से बनेगा, तो वो बनेगा अनंत के संयोजन से। ठीक है, 20 सेमी और 40 सेमी फोकस दूरी के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं। अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसके संयोजन से बनेगा, अनंत के संयोजन से। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, लाल और बैगनी रंग की दो किरणें एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म का कोण है 60 डिग्री से गुजरती है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन का कोण क्या होगा। जो न्यूनतम विचलन होना चाहिए उसमें अपवर्तन का कोण क्या होगा, उसमें अपवर्तन का कोण हो जाएगा, दोनों रंगों के लिए 30 डिग्री होगा। दोनों रंगों के लिए क्या होगा, 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होती है। मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश है और यहाँ पे एक प्रिज्म बना हुआ है, अगर ये यहाँ से गुजर रहा है तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होगा, विचलन किसका होगा। अपना रेखा एक इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से मान लिया जाता है, डिविएशन सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका होगा, मतलब विचलन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वो होगा पाराबैंगनी किरणों का। VIV और आप पढ़े होंगे, सबसे कम होगा रेड कलर का और सबसे ज़्यादा होगा वायलेट का, जिसको बोलते हैं पाराबैंगनी किरण। नेक्स्ट है, एक पानी के नीचे तैराक पूरी तरह से साफ पानी में स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, क्योंकि एक पानी का नीचे कोई तैराक है ये, और ये पानी के नीचे जो है तैर रहा है। तैरने के बाद ये पूरी पानी की सतह में स्पष्ट रूप से उसको देख नहीं सकता है कि तैराक पानी में डुबकी लगाया और पानी में देखा कि भाई अंदर मछली है क्या, नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन। नेत्र का लेंस जो होता है, नेत्र का मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसके फोकस दूरी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारे मानव नेत्र लेंस में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है, कौन सा लेंस लगा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, एक खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की वस्तुनिष्ठ फोकस दूरी 20 मीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेमी है। अगर आपको हिंदी नहीं समझ आए तो इंग्लिश पढ़ लीजिए भाई, ठीक है। नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेमी है, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड पावर निकालना है, आवर्धन निकालना है। इसका आवर्धन हो जाएगा, इसमें सब सही होगा। आवर्धन 1000 है। टेलीस्कोप ट्यूब की लंबाई 20.2 मीटर है। उल्टी छवि बनेगी, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो ये तीनों इसका ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल से डाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। 10 सेमी लंबाई की एक छड़ को 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा गया है कि द्रव के निकट उसका सिरा दर्पण से 20 सेमी दूरी पर है, तो छवि की लंबाई क्या होगी। मतलब जो है प्रतिबिंब की लंबाई पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं। छवि की लंबाई हो जाएगा 22 का 5 सेंटीमीटर। यहाँ डिटेल से मैं नहीं बताऊँगा, डिटेल से बताने पर जो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका मैं पोस्ट करके, एक नॉर्मल पोस्ट करके आपको जो है इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। द्वितीय तरंगिकाओं के लिए विचार तरंग का प्रसार सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। मतलब द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय हाइजीन। किनके द्वारा, हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश लंबवत रूप से फैलता है किसके कारण। प्रकाश लंबवत रूप से फैलता है तरंग प्रकृति के कारण। नेक्स्ट है, विद्युत स्रोत से प्रकाश के विचलन के में से कौन सा सही है। विद्युत स्रोत से जो प्रकाश का विचलन होता है उसमें से कौन सा सही है, वो है दूरी वर्ग के अनुपात में तीव्रता कम होती है। दूरी वर्ग के अनुपात में तीव्रता कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निर्वात में x बराबर
6000 एम्पियर की प्रकाश तरंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो इसका तरंग दैर्ध्य होगा 4000। ठीक है। नेक्स्ट है वह परिघटना जिससे हाइजन द्वारा तरंगार की रचना द्वारा नहीं समझा जा सकता है। द फेनोमिनन व्हिच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को जो है हम हाइजीन कंस्ट्रक्शन वेव फ्रंट जो एक्सप्लेनेशन हुआ है उसके द्वारा नहीं समझा सकते हैं। नेक्स्ट है दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। क्योंकि दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए लेजर बीम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वो क्यों किया जाता है? इसका छोटा कोणीय फैलाव होता है, इसका फैलाव जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यंग के डबल स्लिट प्रयोग में दो स्लिट्स की चौड़ाई 81:1 के अनुपात में है। प्रकाश तरंगों का आयाम का अनुपात क्या होगा? तो प्रकाश तरंगों का आयाम का अनुपात हो जाएगा 9:1। नेक्स्ट है जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है, जब प्रकाश का जो है इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, तो उसमें जो है इसमें क्या होता है? ये चारों प्रॉपर्टी उसका दिया गया, इसमें से क्या चीज़ सही है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है ऊर्जा का संरक्षण होता है और ऊर्जा का पुनर्वितरण भी होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। इंटरफेरेंस लाइट आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल क्या हो सकता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द्विध्रुवीय व्यतिकरण पैटर्न में अवरक्त प्रकाश के लिए प्रथम उच्चिष्ट होगा, मतलब इन ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ द इंफ्रारेड लाइट वुड बी। इसमें आपको हो जाएगा फर्दर फ्रॉम द सेंटर देन द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ ग्रीन लाइट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब हरी रोशनी के लिए पहली मैक्सिमा की तुलना में केंद्र से दूर होगा। नेक्स्ट है विवर्तन की निरीक्षण करने के लिए बाधा का आकार होगा टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन। देखिए प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। चार घटना होती है तो उसमें एक डिफ्रैक्शन भी शामिल है। द टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टाकल्स। डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व जब होगा तो ऑब्स्टाकल जो वस्तु की साइज होगी वो क्या होगा? तो वस्तु की साइज हो जाएगी शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्ध्य के क्रम का होना चाहिए। नेक्स्ट है 5000 एंगस्ट्रम के तरंग दैर्ध्य पर 10 सेमी व्यास के टेलीस्कोप का कोणीय संकल्प के क्रम में क्या होगा? तो ये हो जाएगा 33 का, यहाँ पे हो जाएगा डी 10⁻⁻6 रेट। ठीक है। नेक्स्ट है एक वैकल्पिक रूप से सक्रिय यौगिक, मतलब एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसमें से कौन सा है? तो इसमें से है ध्रुवीकृत प्रकाश के विमान को घुमाता है। ध्रुवीकृत प्रकाश के विमान को घुमाता मतलब रोटेट ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट है 6.6 इंटू 10⁻⁻15 है ये, सॉरी 10⁻15 है ये, 10⁻15 लिखा गया है। मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन की डिबॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होगा। जो इस वेग से इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान है तो डिबॉगली तरंग दैर्ध्य जिसका कितना हो जाएगा? तो डिबॉगली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सर्जन के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम धातु क्या है? प्रकाश उत्सर्जन के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम धातु है सीजियम। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में आवश्यक समय है। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में आवश्यक समय कितना होता है? तो होता है 0। नेक्स्ट है द वोल्टेज गेन इज हाईएस्ट। वोल्टेज किसके लिए सबसे हाईएस्ट गेन किया जाता है? किसके द्वारा? अमीटर एम्पलीफायर द्वारा, मतलब समान आधार एम्पलीफायर द्वारा, आम कलेक्टर एम्पलीफायर द्वारा, या तीनों में समान? सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो है किस में जो है गेन किया जाता है? तो वो आपको किया जाता है 38 का आम एमीटर एम्पलीफायर द्वारा। नेक्स्ट है समान आधार प्रवर्धक में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के बीच चरण का अंतर होता है। समान आधार प्रवर्धक जो इन कॉमन बेस एम्पलीफायर जो होता है उसमें इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज का सिग्नल होता है उसमें क्या अंतर होता है? तो उसमें आपको अंतर होता है 0। क्या अंतर होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं जरूर पढ़ें। ये है लॉजिक सिंबल, इस प्रकार का लॉजिक सिंबल बना के देगा और बोलेगा ये किस गेट हो? गेट आप पढ़े होंगे ए एंड डी, एंड गेट होता है, नंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट होता है, ये सारे गेट हैं। तो ये किस गेट का इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल है ये? तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक पक्का आता है, वीवीआई क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पक्का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 40 का, ये एंड गेट का उदाहरण है। ये किस गेट का उदाहरण है? ए एंड डी, एंड गेट का उदाहरण है।
ये भी अलग गेट है, ये भी एक अलग गेट है। और कम, अब पहचाने ये कौन सा गेट का उदाहरण है, ये कौन सा गेट का उदाहरण है, दोनों मिलाने के बाद एंड गेट बन गया है। ठीक है, तो ये था टॉप 40 क्वेश्चन जो मैक्सिमम लगभग जो है 4 से 5 चैप्टर से मिलकर बनाया गया था। और इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब क्वेश्चन था, और जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आंसर सहित। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।